जो क्लास रख रहा हूँ मैं वो साइंस की रख रहा हूँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे आज। इंटरेस्टिंग मतलब क्या? अपना टेस्ट, नॉलेज टेस्ट करते हैं, अपनी नॉलेज कितने। आपके साथ साथ मैं भी वो पहली बार ही कर रहा हूँ। साइंस की एक्चुअली हुआ क्या है, सीबीएसई जो है, सीबीएसई पता है ना, जैसे एमपी बोर्ड है वैसे सीबीएसई सेंट्रल का। तो सेंट्रल के बोर्ड ने क्या करा है, 10th क्लास के एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने कर दिया है 2 बार एग्जाम होंगे साल में। एक बार जो है सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे, सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे अभी। तो उन्होंने पूरे पूरे एग्जाम को 2 पोर्शन में बांट दिया है। ईयरली इवोल्यूशन पे चले गए हैं वो लोग, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया है। तो पहले बार में सारे ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव आएंगे। वहां पर थोड़ा सा मैथ्स भी जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया है, मेन और एक वुमेन नहीं, मेन और एक और अच्छा है थोड़ा सा हाई क्लास का मैथ्स। एक सिंपल मैथ्स है और एक हाई। जिनको कॉमर्स लेना है 12th में पहले से डिसाइडेड है, वो थोड़ा सा कम ग्रेड का मैथ्स ले सकते हैं 10th में। तो ऐसे ही जो है सीबीएसई में, इसलिए मैं आज क्या करने वाला हूँ, आज अपन सीबीएसई के क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि सीबीएसई स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता है। हो सकता, मैंने पहले बताया, मैंने भी नहीं देखा हुआ, जस्ट अभी अभी ये चीज दिमाग में आई हुई है कि बच्चे जो है एकदम से एब्सेंट बोले कि क्लास नहीं लगाइए। तो मैंने उनको मना कर दिया कि गर्ल्स को नहीं आना तो ठीक है मत आओ। लेकिन मैं क्लास लगा रहा हूँ, ऐसी चीज पे लगा रहा हूँ जो उनका नुकसान भी ना हो, क्योंकि ये आपके टेंथ से रिलेटेड नहीं है। केवल और केवल जो है वो केवल नॉलेज के बेस पर होगा। साइंस का नॉलेज टेस्ट कर रहे होंगे अपन कि अपन ने बुक में से क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या चीजें मिस हुई हैं। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा सा हो सकता है नहीं भी बने। मैं पहली बार ही सर्च कर रहा हूँ ना, पहले से नहीं देख के रखा है मैंने कुछ भी। तो आपके साथ साथ मेरा भी टेस्ट हो रहा होगा, एक तरह से बनता कि नहीं बनता एक बार देख तो सकते हैं। साइंस क्लास 10th सीबीएसई, टर्म 1, टर्म 1 एग्जाम पेपर, सैंपल पेपर देख के रखे हैं। सीबीएसई की साइट पे होना चाहिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए, टर्म 1 चाहिए हमें। कीज आ गई हैं, सेट 4, अच्छा सेट में आया है। टर्म 1 क्लास 10 साइंस, सेट 4। एक बार देख, 2 दिसंबर को अपडेट किया गया है मैप्स ऑफ इंडिया पर। आई होप के क्वेश्चन पेपर दिया हो इन्होंने। अच्छा, इंग्लिश में है। पीडीएफ मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम पेपर, पीडीएफ। जागरण, जोश, बहुत हिंदी का बहुत फेमस न्यूज़ अखबार है, एक तरह से अखबार ही है। क्वेश्चन पेपर आंसर की, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दो मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड और बेसिक। जिनको कॉमर्स लेना है वो बेसिक ले रहे होंगे, है ना। 10th साइंस, देखते हैं कैसा क्या है। अरे यार डाउनलोड करने दे प्लीज। डाउनलोड क्यों नहीं करने दे रहा? चलो ठीक है, इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं आए हैं, होते तो बहुत अच्छा रहता। बस 5 ही? बाकी क्वेश्चन कहाँ है? ये तो गलत है यार। cbsacademic.nic.in। हम्म, थ्योरी है। क्लास 10 सैंपल पेपर पर है, सैंपल नहीं चाहिए भाई। वेदांतु, सैंपल पेपर आंसर की टर्म 1 साइन, आंसर की टर्म 1। क्या दिक्कत है इन्हें? हेलो। यार मिल ही नहीं रहा ये तो। जागरण जोश पे मिला तो वो
क्वेश्चन पूरे नहीं है। सेक्शन ए भैया, स्टूडेंट। हाँ आप वो कॉमर्स का कुछ बता रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए, सुन नहीं पाए थे हम। हाँ, एक्चुअली सीबीएसई ने दो प्रकार के पैटर्न लेने लगा है एग्जाम के पूरे, मतलब बोर्ड एग्जाम को दो भागों में बांट दिया है। एक ऑब्जेक्टिव बेस और एक जो है वो मेन लिखित वाला एग्जाम होगा, जिसमें लिखना पड़ेंगे, आंसर्स लिखना होंगे रिटर्न में। तो पहले टर्म का उनका ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है। उसमें भी मैथ्स के दो ऑप्शन थे बच्चों के पास। जिनको 12th में कॉमर्स लेना है वो बेसिक मैथ ले सकते थे 10th में, और जिनको मैथ साइंस लेना है वो एडवांस मैथ ले सकते थे। दोनों का पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो और हाई रहता है, स्टैंडर्ड का थोड़ा सा हाई रहेगा, बेसिक का थोड़ा सा कम रहेगा। ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे पूरे में, है ना। जो बच्चे बेसिक लेंगे वो हायर मैथ वो नहीं ले पाएंगे, मैथ साइंस नहीं ले पाएंगे, वो कॉमर्स ही ले पाएंगे। इंग्लिश में एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में एक स्टूडेंट ने सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम सल्फेट Na SO4, सोडियम सल्फेट Na SO4 का सॉल्यूशन लिया उन्होंने, एंड एडेड बेरियम क्लोराइड, और इसमें जो है वो BaCl2 मिलता है, BaCl2 मिलाया। शायद ये दो विकर्मकों को देखकर आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन याद तो आई होगी। दोनों को आपस में मिलाया। ही ऑब्जर्व दैट अन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म, और उसने देखा कि एक अवक्षेप अवक्षेप करने वाला विलयन प्राप्त होता है। द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये वाली रिएक्शन आप सभी ने पढ़ी है, और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, उन्होंने ये चीज डायरेक्ट इसी में लिख दी। अब ये पूछ दिया कि बताओ, जो सब्सटेंस मिलाओगे जो सब्सटेंस मिलाओगे वो कौन सा होगा, जो इनसॉल्युबल अवक्षेप मिलेगा ना, वो कौन सा होगा, और उसका रंग कौन सा होगा। द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल स्टेट, रंग कैसा होगा। तो रंग देखने के लिए प्रैक्टिकल करना होगा आपको, ये केमिकल मिला के देखना होंगे, तब तो आप बता पाओगे कलर कैसा आएगा, है ना। हाँ, ये जरूर है कि अवक्षेप कौन सा बनेगा वो अभी आप बता सकते हो, केवल पढ़े लिखे होने के नाते। तो NaCl भैया, बन। हाँ शायद बुक में नहीं, आपने आंसर में लिखवाया है ये वाला। हाँ, NaCl प्लस BaSO4, याद आ रहा है किसी को ये रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया की रिएक्शन है। इसमें हाँ सोडियम भैया, आयन, मुझे याद है। सोडियम आयन और सल्फेट आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, है ना। ये सोडियम आयन प्लस जो है वो नेगेटिव से जुड़ जाता है तो NaCl बना लेता है। ये प्लस जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना। इसलिए इसको जो है अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्लस वाला जो है वो Na के साथ Cl जुड़ जाता है और Ba के साथ SO4 जुड़ जाता है। तो BaSO4 सही आंसर होगा यहाँ पर। BaSO4 और BoSO4 दो ऑप्शन है आपके पास, है ना। दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है। सही आंसर है व्हाइट सफेद अवक्षेपण, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सफेद वाला प्राप्त होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज कौन से कौन सी इनमें से कौन से यौगिक जो है वो पानी में घुलते हैं और एल्काइल एल्कलीज बनाते हैं, एल्किल समूह बनाते हैं। तो Na2O SO2 K2O और NO2, ये भाई साहब मेरे मेरे से बस के बाहर है। एल्कालीज बनाते हैं, एल्कलीज मेटल्स, जहां तक है इसका मतलब एल्कल, जो हमारे वो होते हैं ना, क्षारक एल्कलाइज, जो क्षारी धातु हैं वो बनाते हैं, जहां तक उसका मतलब ये आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है इसका आंसर, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है। एल्कलीज बनाते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन रिएक्शन। रिएक्शन देख के आप बता सकते हो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जिंक डाला। जिंक धातु है और सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल है, धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो कौन सी गैस बनेगी, आप सभी को मेरे ख्याल से तो पता होगा, डायग्राम देख के बना सकते हो आप, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड, जो कि जलाने पर कैसा, आपने जलाई भी है, अब ये मत बोलना कि जलाई नहीं, बबल्स भी जलाए हुए हैं, पुट पुट की साउंड आती है, और बलून में भरकर भी जलाए हुए धमाका होता है, दोनों ही चीजें की हुई हैं। नीचे लिखा हुआ है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, द बैलेंस्ड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब शानदार। तो बोल रहे हैं सोडियम जो है
सोडियम पानी के साथ क्रिया करके, पानी के साथ क्रिया करके, H2O के साथ क्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बनाता है। आपको मालूम है ना, सोडियम को पानी में डालते हैं तो विस्फोट होता है। वीडियो देखा है सभी ने मेरे ख्याल से। सोडियम को पानी में डालते हैं तो फूटती है धारा, वो बहुत ज्यादा विस्फोट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है वहां पर, वो जल जाती है। NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बोले इसकी रिएक्शन बैलेंस करके लिखो। तो देखो Na तो Na है ही, फिर उसके बाद H2 यहाँ पर H3 है ना, यहाँ पर 3 करना होगा, तो यहाँ पर 3 नहीं कर सकते, हम 2 करते हैं। यहाँ पर H कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर इसको भी 2 करना पड़ेगा। जब इसको 2 करेंगे तो सोडियम कितने हो जाएंगे, 2। सोडियम 2 कर दिए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 2, ऑक्सीजन 2 हो गए। रिएक्शन अब कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो सही आंसर क्या होगा, 2Na 2H2O 2NaOH प्लस H2, सेकेंड वाला सही आंसर होगा, है ना। अगर रिएक्शन बैलेंस करना आता है तो इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो शब्दों में लिखी हुई है रिएक्शन, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। सोडियम धातु Na की क्रिया करवाते हैं हम पानी से, H2O से, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बेटा इसको रटना, रटना मत, केवल अपन अपना नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, अपन ने कितना पढ़ा, कितना बन रहा है। कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा, है ना। लेकिन फिर भी बेसिक है, तो हमको अपना नॉलेज टेस्ट करना है। हमने साइंस में पढ़ा है तो हमसे बन रहे हैं ये चीज के नहीं, क्योंकि CBSE अलग बोर्ड है। हम केवल और केवल अपने नॉलेज टेस्ट करने के लिए देख रहे हैं बस, और कुछ भी मकसद नहीं है इसको दिखाने का। हाइड्रोजन गैस बनती है तो हाइड्रोजन गैस H2 भी लिखेंगे उसका। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरह से हो रही होगी रिएक्शन बैलेंस, है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, विच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट, बोल रहे हैं कौन से ऑप्शन सही है। नेचुरल सोर्स जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ऑरेंज ना, जिसको हम संतरा बोलते हैं ना, संतरे में जो है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। संतरे में ऑक्जेलिक एसिड होता है। जो हमारा सोर मिल्क होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क, सौर मिल्क लिखा हुआ है यहाँ पर। सौर मतलब तो, सौर मतलब दही भैया, हाँ होता है दही हाँ में। नमकीन होता है ना, लैक्टिक एसिड। मैंने शायद आप लोग को क्लास में बताया हुआ है जी। मिल्क जहां पर भी आए ना, मिल्क जहां पर भी आए वहां पर लैक्टोज नामक जीवाणु पाया जाए, लैक्टोज पाया जाता है मिल्क से बने प्रोडक्ट में, इतना याद रखो। और लैक्टोज से ही दही और मही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाए। यहाँ सोर मिल्क लिखा हुआ है, जहां तक ये मट्ठे को बोलते होंगे सोर मिल्क, क्योंकि सोर मतलब होता है नमकीन। नमकीन मिल्क कुछ होता नहीं मेरे ख्याल से, जो हमारा मठा होता है उसको बोलते होंगे, जहां तक है। फिर उसका लिखा हुआ एंटेस्टिंग, मतलब जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। आप सभी को पता है पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, दोनों एक ही चीज है, और इसमें पाया जाता है। टेमेराइंड, टेमेराइंड में एसिटिक एसिड पाया जाता है। टेमेराइंड मतलब इमली। टेमेराइंड शायद आपने इमली सुना होगा। इमली में एसिटिक एसिड पाया जाता है, नहीं, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो तीसरा सही है, दूसरा सही है, और बस दो ही सही है। तो तीसरा और दूसरा, सी वाला ऑप्शन सही है इसमें, है ना। एक बार अपन सही पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, एक बार आंसर भी चेक कर लें, इसमें आंसर भी लिखे होंगे, देखो हाँ डाउनलोड भैया कर वो, सकते हैं। हेलो, हाँ, मुझे लगा आवाज ही नहीं आ नहीं रही नहीं आ मेरी। रही है, बोलो। ऑक्सैलिक अम्ल तो टमाटर में होता है। हाँ ऑक्जेलिक एसिड, उसमें वो लिखा हुआ है इमली, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये लॉगिन करने का बोल रहा है, डाउनलोड करने के लिए मैंने भैया, डायरेक्ट डाउनलोड, हाँ। भैया और सिट्रिक एसिड पाया जाता है शायद ऑरेंज में। हाँ ऑरेंज और जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो पहले वाले का आंसर अपन ने लगाया था सी। देखते हैं, पहले वाले का आंसर सी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद दूसरे वाले का आंसर लगाया अपन ने, दूसरे वाले का पता नहीं, बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। तीसरे वाले का लगाया है डी, तीसरे वाले का लगाया डी बिल्कुल सही है। और चौथे वाले का लगाया अपन ने सी, नहीं H2 खाली वाला था, बी लगाया था। चौथे का बी, चौथे का बी बिल्कुल सही है। पांचवे का अपन ने लगाया सी, तो पांचवे का सी बिल्कुल सही है ना। अपन जो है वो यू PDF डाउनलोड नहीं करने दे रहा है बिना और लॉग इन करे। अकाउंट खोलो आप जबरन में, देख लेते हैं भाई। तो मेरे ख्याल से अभी 5 क्वेश्चन देखे अपन से, केवल एक नहीं बना है। इतना बेकार भी नहीं पढ़ा अपन ने। अपन ने मतलब मुझसे तो नहीं बना, आपसे अगर समझ में आ रही है चीजें तो।
लॉगिन हो गए हैं ना, आप तो करने दीजिए भाई डाउनलोड। बस खुश। हिंदी में भी होंगे क्या इसमें? अरे यार हिंदी में होते तो कितना अच्छा रहता। हाँ, अगली रिएक्शन आ गई है। दिख रही है आपको, पेज दिख रहा है क्या? C6H12O6 plus 6O2 changes to 6CO2 plus 6H2O। रिएक्शन थोड़ी धुंधली दिख रही होगी, लेकिन यार क्वालिटी वैसी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। रिएक्शन दिख रही है क्या? हाँ भैया हाँ भैया। ठीक। तो C6H12O6 ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और CO2 बन रहा है और पानी बन रहा है। ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, कोई बता सकता है कौन सी अभिक्रिया लिखी हुई है? भैया CO2 ऊष्मा लिखा था, छेपी पानी। अरे भाई साहब, ऊष्मा क्षेपणी, ये है कौन सी रिएक्शन मैंने पूछी? श्वसन 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 अभिक्रिया है, साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। हम जब सांस लेते हैं तो इसमें जो है वो ऊष्मा निकल रही होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? तो ये वाली रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और जो ऊष्मा शोषी होती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, है ना? तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा क्षेपी। अगर हो सकता है इंग्लिश में गलत भी हो, लेकिन आपको हिंदी में पता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। Which of the following statement about the reaction given below are correct? बोल रहे हैं इस अभिक्रिया के बारे में नीचे कौन कौन से जो तथ्य हैं, 4 तथ्य दिए हुए हैं इन्होंने, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन कौन से सही है? सही है बताना। देखो करेक्ट को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, कई बार करेक्ट नहीं है भी कर देते हैं वो, आर नॉट करेक्ट, तो उसको अंडरलाइन करते हैं। भाई ध्यान से देख लो, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, जैसा मैंने घुमाया था सोशल साइंस के पेपर में आपको एक क्वेश्चन पे, और कई बच्चे घूम भी गए थे। तो नहीं है पूछा होता तो हम वो देखते हैं। अभी देखते हैं करेंट। तो MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड किससे क्रिया कर रहा है? मैग्नीज ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहा है। तो MnCl2 बन रहा है प्लस H2O बन रहा है प्लस क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है। HCl इज ऑक्साइड टू Cl2, बोल रहा है HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है Cl2 में। बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की ओ ओ ओ 2 मिनट, दूसरी डेफिनेशन तो सही बैठ रहा है वो। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन में कमी आती है? हाइड्रोजन में कमी आई है। HCl is oxide to Cl2, HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा में कमी आई है। एक बार इस चीज पे अपन कंफर्म करेंगे, अभी देखते हैं ये सही होता है कि नहीं होता। फिर उसके बाद MnO2 इज reduced to MnCl2, इसमें जो है वो अपचयन होता है, MnCl2 का अपचयन हो रहा है ऑक्सीजन में। ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला कंफर्म नहीं है लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद MnCl2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो MnCl2 होता है इसका यूज हम एक तरह से ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं, एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnCl2 ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं MnCl2। यार ये वाला जो है चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं है क्वेश्चन। MnCl2 का यूज जिंक क्लोराइड, पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसका यूज भी करते PaCl5 का। तो इसका ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। HCl एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एसिड, HCl ऑक्सीडाइजेशन जैसे काम नहीं करती, HCl नहीं करती। 1 2 3 तीन आंसर हो सकते हैं इसके। एक बार करेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। अपने हिसाब से बी आ रहा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, शायद गलत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अपने अपन तो ये तो सही है कि इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड तो सही है। अच्छा इसमें सी भी हो सकता है, बी या सी। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां, देखते हैं आंसर क्या है। इसमें थोड़े से फंसे। 7वां सी, सी ही है हाँ। बी या सी में से आंसर था, तो सी है। मतलब तीसरा वाला नहीं है, MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग ऐसे एजेंट नहीं है ये, है ना? फर्स्ट और सेकंड ही सही है देखो अब। लेकिन हाँ अपनी एक बात सही हो रही है
ये वाली चीज में अपन फंसे क्योंकि ये चीज बुक में अभी नहीं पढ़ी है, ऑक्सीजन कारकों के नाम पढ़े ही नहीं है अपन ने। ये जरूर इसमें देखो, इसमें कई बच्चों को बोल रहे HCl का जो है ऑक्सीकरण हो रहा था, मैंने भी पहली बार में यही बोला ना, HCl यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। नहीं, ऑक्सीकरण में वृद्धि के साथ साथ दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, हाइड्रोजन में कमी आना। हाइड्रोजन में कमी आ रही है, बिल्कुल ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कई बच्चे फंस जाएंगे, इसमें पढ़ाया है मैंने, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना। 1 और 2 हाँ, इसमें होना लाजमी था, तो ये वाली चीज अपने बुक में इससे नहीं आया, थोड़ा सा अलग होके आया है चीज। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। क्षारकों के लिए कौन सा कथन सत्य है? बेसिस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षारक नीले को लाल करते हैं क्या? नहीं। नहीं। बेसिस है pH लेस देन 7, इनका pH मान 7 से कम होता है। बेसिस आर सोर, सोर मतलब नमकीन होते हैं, चेंजेस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, नमकीन होते हैं इनका स्वाद और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बेसिस टर्न पिंक व्हेन ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन एडेड टू देम, और बेसिस क्षारक क्या करते हैं, जैसे ही फिनोप्थिलीन में डाले जाते हैं तो इनका कलर पिंक हो जाता है। बेसिस यदि फिनोप्थिलीन में डाले जाते हैं तो इनका कलर पिंक हो जाता है। एक बात बताओ मुझे, क्षार कौन से लिटमस पेपर को क्या करते हैं? फिर आंसर दे रहा हूँ। लाल को लाल को नीला करते हैं। हाँ, तो क्या ये ब्लू को ये वाला स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा। जब ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो फिर ये वाला भी गलत है। बेस इसका pH ये नहीं होता, और स्वाद में नमकीन नहीं होते हैं, ये वाला भी गलत है। क्षारक जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, रेड को ब्लू यहाँ पर लिखा हुआ है इन दोनों को, या फिर ये चौथा वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ ना फिनैप्थलीन के विलयन में, फिनैप्थलीन के विलयन में अगर हम क्षारकों को डालते हैं तो पिंक कलर प्राप्त होता है। हम इसके ऊपर 12th क्लास में एक पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। कौन सा? फिनैप्थलीन वाला। इसमें हम जो है वो बाकायदा पूरा ब्यूरेट सेट लगाकर, ब्यूरेट एक इक्विपमेंट रहता है, ब्यूरेट और पिपेट लगा, पिपेट से जो है नाप रहे होते हैं, और ब्यूरेट से जो है वो उसमें क्या बोलते हैं, पाठ्यांक ले रहे होते हैं, रीडिंग ले रहे होते हैं, तो उसका टेस्ट ले रहे होते हैं। और फिनैप्थलीन में जैसे ही हम, फिनैप्थलीन शायद याद होगा आप लोगों को, अपन ने जो स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की उसमें देखा था कि 2 प्रकार के संकेतक पाए जाते हैं, प्राकृतिक संकेतक और मानव संश्लेषित संकेतक। जो अम्ल और क्षारकों के लिए जो संकेतक सूचक बोलते हैं ना, सूचक 2-3 प्रकार के पढ़े थे अपन ने। पहला पढ़ा था कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं जैसे हल्दी, और लिटमस विलियन भी उसमें ही आ जाएगा, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, वो प्राकृतिक होंगे। संश्लेषित में हमने 2 पढ़े हुए थे, जिसमें से एक था फिनैप्थलीन। फिनैप्थलीन जो है वो संश्लेषित सूचक है, मतलब मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित सूचक है ना। तो फिनैप्थलीन को यदि हम क्षारकों को मिलाते हैं तो जो कलर है वो पिंक हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 8 का डी सही आंसर होगा। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहे हैं टेबल को पढ़िए और सही आंसर पे टिक कीजिए। पहला लिखा सॉल्ट के बारे में लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम एसिटेट। ये सभी लवण के बारे में दिए हुए हैं, सभी क्या है? लवण है। और बोल रहे हैं इनका पेरेंट एसिड मतलब जिससे बने हुए लवण, आपको मालूम है लवण कैसे बनते हैं? लवण बनते हैं अम्ल और क्षारकों के रिएक्शन से। अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे उदासीनीकरण की प्रोसेस होती है, लवण और जो है वो जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब भी हम अम्ल और क्षारक की क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अब इसकी प्रकृति किस पर डिपेंड करती है? ये कब ये लवण जो है वो अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, है ना। अपन ने ये चीज पढ़ी हुई है। जब हम प्रबल अम्ल की तुलना, प्रबल अम्ल लेते हैं और दुर्बल क्षारक लेते हैं, तो जो हमारा लवण होता है वो एसिड होता है, उसकी नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और यदि हम प्रबल क्षारक ले लेते हैं तो इसका नेचर कैसा हो जाता है? बेस वाला हो जाता है। ठीक है, ये तो हमको पता है। बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ। अब इसमें देखना आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। अपन ये चीज पढ़ रहे थे, लेकिन एक आध बार बोला था कि आप लोगों ने बोला था, मैं भूल गया हूँ बताना,
और उसके बाद पूछा भी नहीं है कि प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं, दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं। चलो खैर ठीक है, यहाँ पता चल जाएगा अपन को HCl और NaOH, HCl और NaOH। फिर उसका लिखा हुआ H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है और NaCOH। फिर उसका H2SO4 और NaOH और CH3COH और NaOH। देखो प्रबल अम्ल में जो मेन उदाहरण है, आपके मेन अम्लों के उदाहरण है, वो है HCl और H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। और उसके बाद जो कार्बोनिक अम्ल है, ये वाले जो है वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ये वाले जो दुर्बल कार्बोनिक अम्ल हो गया और एसिटिक अम्ल हो गया, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। जब प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षारक है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों मिल रहे हैं तो सॉल्ट का नेचर कैसे होगा, न्यूट्रल होगा। जबकि लिखा क्या है, बेसिक, पहला वाला गलत हो जाएगा। देखना कितना शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। आपको अगर नॉलेज है प्रबल क्षारक के अम्ल दुर्बल क्षारक कैसे बनते हैं तो ही बन पाएगा ये, नहीं तो नहीं बनने वाला। फिर उसके बाद लिया हुआ है दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल। दुर्बल क्षारक प्रबल अम्ल, जो नेचर होगा वो बेस होगा। ये फिर से स्टेटमेंट गलत है, यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है, बेस होना चाहिए इसकी जगह। फिर उसके बाद प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, एसिडिक लिखा हुआ है, फिर से गलत। अगला दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक और नेचर दिया हुआ बेसिक, बिल्कुल सही आंसर है, डी वाला सही आंसर होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चनों पे फिदा हो जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब शानदार तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। केवल बेसिक चीज पूछ बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज। लवण काय से बनते हैं, अम्ल और क्षारक से बनते हैं। अगर अम्ल प्रबल होगा और क्षारक दुर्बल होगा तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। ध्यान रखना, अम्ल प्रबल तो फिर लवण बनने वाला भी क्या होगा, अम्ल और क्षारक में से जो भी प्रबल होगा, सामने वाला जो लवण बनेगा वो उसी की प्रकृति रखेगा। तो बोल रहे हैं टेबल में से कौन सा सही बताइए। सही होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेसिक बन रहा है। हमने देखा यहाँ पर NaOH जो है वो प्रबल है। सीखने को क्या मिल रहा है, सीखने को ये मिल रहा है कि कुछ प्रबल अम्लों और क्षारकों के नाम याद रख लो। प्रबल अम्ल है HCl और H2SO4, और जो प्रबल क्षारक है वो NaOH का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। दुर्बल अम्ल कौन से हैं, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये दोनों जो है वो दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। और भी अभी आज आया है, तो मेरे ख्याल से इसको आज देख ही लो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कि दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं और प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं। केवल बेसिक याद रखना है बस। बेसिक मतलब ज्यादा कोई डीप में नहीं जाना है आपको। माइल्ड एंड मॉडरेट सॉफ्टनेस, हिंदी में लिख दो कहाँ लगे हो। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। दो के नाम लिख पाओगे बस, पूरी बुक खोल दी इन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एसिड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है हेडिंग में, कैसे यकीन कर लूं मैं सही होगा, नहीं कर सकता। खान एकेडमी बेस्ट। खान एकेडमी में पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। प्रबल क्षारक को और दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक के उदाहरण लिखे हुए हैं कुछ, हाँ कुछ प्रबल क्षारकों के नाम आप चाहो अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो उनके जो है वो उदाहरण हैं। और जो दुर्बल क्षारक है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दो उदाहरण है ना। फिर उसके अच्छा नीचे लिखे हुए हैं क्या इंग्लिश में, नहीं लिखे हुए। तो ये चीज याद रख लीजिएगा। प्रबल अम्ल कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर पेन लेके बैठे हो तो लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षारक कौन से, दुर्बल क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक है। प्रबल और दुर्बल क्षारक हो गए। अम्ल और बता देते यार। अम्ल बता दे रहा हूं मैं। जो हमारे HCl और H2SO4 है वो प्रबल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल में आएंगे एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सभी जो है वो दुर्बल एसिड में आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। कितने हैं, बहुत सारे होंगे वैसे तो ऑब्जेक्टिव। पूरी साइंस से रिलेटेड है। आज का दिन तो पूरा नहीं जा पा, आज तो चले जाएगा पूरा दिन। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई बच्चे नहीं आ रहे एक और शायद। भैया हम्म। वो अम्ल वाला नहीं देखा, प्रबल अम्ल कौन कौन से? प्रबल अम्ल HCl और H2SO4 मुंह से बोल दिया मैंने, और दुर्बल अम्ल में लिखो एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। फॉर्मूले ढूंढते रहना, लिखवा दिए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए होंगे पीछे। It is important to balance a chemical reaction to satisfy the law of conservation of mass. रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाना है हमें। Which of the following statement of the law is correct? और वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में कौन सा लॉ, कौन सा स्टेटमेंट सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछ लिया है, 9th क्लास का नियम है। क्या बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि द्रव्यमान को रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान उतना के उतना ही बना रहता है ना। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी होता है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जो परमाणु क्रमांक होता है, नंबर ऑफ एटम्स, जो परमाणु की नंबर होते हैं, परमाणु संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है, वो सेम रहती है केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। केमिकल कंपोजिशन जो रासायनिक वो होती है, उनमें संगठन होता है, वो सेम रहता नहीं, योग चेंज हो जाते हैं। वो यहाँ पर पानी रहता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस बन जाती है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। द्रव्यमान ना ही सृजित किया जा सकता है ना ही उसका विनाश संभव है। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट ज्यादा सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो डी आंसर सही होगा, है ना। ये वाला नहीं होगा। द भैया टोटल मास ऑफ एलिमेंट। हाँ ये उसने इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा। पूछा। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा था क्या? वही मुझे लग रहा था यार कि ये, हाँ ये अच्छा वो गौर किया है। देखो मैंने भी गौर नहीं किया, ऐसी ऐसी चीजों में घुमाने। इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो इसमें आएगा, ये तो बिल्कुल सही है, मास बिल्कुल सेम रहेगा। ये वाला भी सही है, द नंबर ऑफ एटम्स, ये भी सही है। सी सही, गलत आंसर होगा इसमें, केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा। मेरे को लग ही रहा था स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लिया हुआ है। बिल्कुल सही है, हाँ ना, मैं गलत था यहाँ पर। सही आंसर होगा इसका, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। केमिकल कंपोजिशन जो रासायनिक संगठन होता है वो सेम कहाँ होता है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर पानी है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस बताया, तो आपको कोई सी भी रिएक्शन देख लो आप, ये बोल रहे हैं कि कंपोजिशन सेम रहता है, नहीं होता है सेम। मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही थे। एटम, एटम वाला मुझे लग तो रहा था मैंने गलत पढ़ लिया। तो समझ में आ गया ना, मेरे ख्याल से आ गया होगा। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड बी डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एज शोन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्शन विद द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स मार्क्स ए एंड बी। अच्छा, उसकी नली के बारे में पूछ लिया। एरो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? ये हमारे हिसाब से तो दायां आलिंद है ऊपर। दायां आलिंद में रक्त आता है कि जाता है, किसी को याद है? मैं तो भूल गया हूँ। किसी को वो चिन्ह याद है क्या, कहाँ से रक्त आता है कहाँ से जाता है? मैं तो भूल गया हूँ भाई। भैया इस वाले में से ये आता भी है कि यहाँ इस पर वाले से ड्रॉ आता है करो, और ड्रॉ उसमें करो, ड्रॉ जाता करो, है। सामने है तुम्हारे, ड्रॉ करो। ढंग से एरो यहाँ बना। से आता है। यहाँ से आता है, फिर यहाँ से जाता होगा। पेपर में जाता होगा, यहाँ से भैया बुक आता में है। देख लीजिए ना। महान इंसान हो, बुक में ही देखना होता तो फिर काय को देख रहे होते। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्लड वेसल ए
ए क्या कर रहा है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच ब्लड टू लंग्स। बिल्कुल मेरे ख्याल से तो सही है ये वाला, अगर तू बोल रहा है जाता है तो ये फेफड़ों में ले जाता होगा, ये जो है खून ले जाता होगा। ब्लड वेसल बी, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और ये जो है वो लंग्स में लाता है खून को, अच्छे खून को। इसमें बी लिखा हुआ है, ब्लड वेसल बी लेफ्ट एट्रियम रिलीजेस एट इज रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस वेसल। बोल रहे हैं ब्लड जो बी होता है वो लेफ्ट एट्रियम बायां आलिंद आराम करता है, क्योंकि इट रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल्स, क्योंकि बाया आलिंद के इसमें जो है वो ब्लड आता है। ब्लड वेसल ए, राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप ब्लड टू दिस ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल ए होता है, इसमें से कौन कौन क्या बोलना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट आ रहा, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन कौन से हैं। तो right atrium has thick muscular wall as it has to pump blood to thick vessels। नहीं, थिक मस्कुलर वॉल तो दोनों में ही होती है। राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल, केवल राइट में नहीं होती, राइट लेफ्ट दोनों में होती है। पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस रिसीव द ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। हिंदी में तो ज़्यादा समझ में आ जाता, लेकिन इंग्लिश में ये समझ में आ रहा है कि जो बायां आलिंद है वो रिलैक्स करता है, जैसे इसको इसमें ब्लड रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। आलिंद रिलैक्स करता है मतलब फैलता है, फैलेगा तो उसके अंदर और ब्लड आएगा। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन सही होना चाहिए, डी वाला आंसर होना चाहिए इसका आंसर। देखें एक बार, हो सकता है गलत भी हो, बायोलॉजी में वैसे वीक है। 11 इतने ध्यान से नहीं पढ़ा यार कभी। 11 डी, और सही है रे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, फोर्थ गलत है, क्योंकि लिखा हुआ था थिक मस्कुलर वॉल होती है, दोनों की होती है, एक की नहीं होती, दोनों की होती है, और बीच में नहीं होती है, इधर वाली होती है, दोनों भागों को अलग अलग करें। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, एक बार फिर से ज्वाइन करो, कंप्लीट करें।